नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित हो सकते हैं वो सारे संभावित प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो इसमें हमारा पहला सवाल है, और पहला सवाल क्या है, देखिए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। तो 1 लाख रुपए का प्रावधान शिक्षा के लिए किस अधिनियम के तहत किया गया, जल्दी से सोच के बताइए। पहला कथन है अपना पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि 1773 का पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरा है 1813 का चार्टर एक्ट। तीसरा है 1833 का रेगुलेशन एक्ट। और चौथा है 1858 का भारत शासन अधिनियम या भारत शासन एक्ट। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए 1773 तो होगा ही नहीं, 1858 भी नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1813 का चार्टर एक्ट। तो देखिए 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत शिक्षा के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया था? पहली बार भारत में 1 लाख रुपए का। इसके बाद क्या हुआ कि ये 1 लाख रुपए लगभग 10 साल तक कहीं भी खर्च नहीं किए गए, 1823 तक। तो इस मामले पे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, और जब विवाद हुआ तो आगे चल करके भारतीय शिक्षा के लिए जो लोक शिक्षा समिति गठित की थी उसके 10 सदस्य थे, और वो 10 सदस्य क्या हो गए? 2 गुटों में बट गए। उस समिति को काम दिया गया कि वो इन 1 लाख रुपए को कहाँ खर्च करना है, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान करेगी। वो पूरी समिति 2 भागों में विभाजित हो गई। 2 भागों में कैसे कि उसके 5 सदस्य तो चाहते थे कि ये 1 लाख रुपए जो हैं वो भारतीय शिक्षा पर खर्च किए जाएं, जिसका माध्यम का हो लोकल भाषा, देसी भाषा हो, यानी कि कुछ तो देसी भाषा के समर्थक थे। लेकिन कुछ सदस्य ऐसे थे जो चाहते थे कि इंडिया में जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए वो कैसी हो? अंग्रेजी माध्यम में दी जाए। तो यही विवाद हमारा कहलाता है आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद, जो इसी 1 लाख रुपए को लेकर के हुआ था। ठीक है, अंत में लॉर्ड मैकाले चाहता था कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम हो वो क्या हो? अंग्रेजी हो। लेकिन एच.टी. प्रिंसेप जो लोक शिक्षा समिति के सदस्य सचिव थे, वो चाहते थे कि भारत में उनके पुराने साहित्य का पुनरुत्थान किया जाए और उसी के ऊपर क्या किया जाए? इन 1 लाख रुपए का खर्च किया जाए। तो ये सारे प्रावधान किसमें किए गए थे? 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला सवाल। चलिए, दूसरा सवाल आ रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से दिख रहा होगा शायद सभी लोगों को। चलिए, निम्न में से किसने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी? तो देखिए हमें इसमें से क्या बताना है कि सबसे पहले भारत में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन आ रहा है विलियम जोन्स, दूसरा आ रहा है डेविड हेयर, तीसरा आ रहा है जोनाथन डंकन, और चौथा आ रहा है वॉरेन हेस्टिंग। तो हमें यहाँ ये देखना है कि इन चारों में से किसने कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो उससे पहले मैं यहाँ ये बता देता हूँ कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, कलकत्ता मदरसा की स्थापना का उद्देश्य था कि मुस्लिम कानूनों की शिक्षा दी जाए, यानी कि मुस्लिम कानूनों की शिक्षा के लिए क्या किया गया? पहली बार अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की 1781 ईस्वी में। कब की? 1781 ईस्वी में। तो 1781 ईस्वी में जो इसकी स्थापना की थी वो की थी दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो क्या आंसर आ जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग आंसर आ जाएगा हमारा इसमें। चलिए अगला सवाल। इसको यहीं बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। चलिए
अगला सवाल है कि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, सबसे पहली बात आती है यहाँ। तो देखिए, जब भारत में एजुकेशन को लेकर के काम हो रहा था, तो ये बात है जब हमारे लिए शिक्षा का प्रावधान भी नहीं किया गया था, उससे पहले की बात है। और इस समय एक सोसाइटी खुली थी जिसे हम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं 1784 ईस्वी में, और वो सोसाइटी खोली थी सर विलियम जोन्स ने। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद भी उसी के अध्यक्ष ने किया था, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अध्यक्ष कौन थे, विलियम जोन्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विलियम जोन्स आ जाएगा। अब देखिए यहीं पर एक चीज और समझ लेना कि विलियम जोन्स ने 1784 में क्या की, इसकी स्थापना की, किसकी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और इसी के एक सदस्य थे चार्ल्स विल्किंसन। तो चार्ल्स विल्किंसन इसके सदस्य थे, और चार्ल्स विल्किंसन ने क्या किया था कि पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसके साथ ही उन्होंने 1787 ईस्वी में, यानी कि अगर चार्ल्स विल्किंसन का नाम आता है तो ये भागवत गीता भागवत गीता का अनुवाद किया, और इसके साथ में ही हितोपदेश का। तो हितोपदेश और भागवत गीता के बारे में अगर सवाल पूछा जाए कि इनका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो क्या बोलोगे आप, चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। ठीक है, इसके बाद में आता है सर हाइड ईस्ट। तो सर हाइड ईस्ट कौन थे, हमें इनके बारे में भी यही जानना है कि देखिए कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय, एक कॉलेज खोला गया था जिसे हम हिंदू कॉलेज के नाम से जानते हैं। एक बार हिंदू कॉलेज, और इस हिंदू कॉलेज को खोलने में 3 व्यक्तियों का नाम आता है। एक तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, और तीसरे थे अपने सर हाइड ईस्ट। तो इन तीनों लोगों ने सम्मिलित रूप से मिलकर के क्या किया था, इस कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में इस कॉलेज का नाम कर दिया गया था प्रेसिडेंसी कॉलेज। अब एक नाम बच गया इसमें, तो इसका हमारा आंसर तो क्या आएगा सही वैसे, विलियम जोन्स आएगा, जिसने अभिज्ञान शाकुंतलम का किसमें अनुवाद किया था, संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ साथ इन्होंने एक और ग्रंथ है हमारा, जिसे हम लोग गीत गोविंद, यानी कि जयदेव की रचना है गीत गोविंद, इसका भी इन्होंने क्या किया था, संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये 2 रचनाएं किसके लिए, कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम और जयदेव की गीत गोविंद, इनका अनुवाद तो किया था विलियम जोन्स ने, और चार्ल्स विल्किंसन ने भागवत गीता और हितोपदेश। बचे जोनाथन डंकन। तो जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। जिस तरीके से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई, उसी तरीके से संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई पुराने भारतीय साहित्य के अध्ययन के लिए। इसका उद्देश्य ये था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हमारे क्लियर है यहाँ तक। आते हैं अगले सवाल पर। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये अभी आपको पता ही चल गया इसका क्या आंसर होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, भारत का वह पहला ग्रंथ कौन सा है जिसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया गया। तो ये सवाल बहुत शानदार सवाल है। आपसे पूछा जाए कि ऐसा पहला भारतीय ग्रंथ कौन सा है जिसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया गया, तो हितोपदेश नहीं था पहली चीज, सबसे पहले हितोपदेश भी नहीं था। उसके बाद में
गीत गोविंद भी नहीं था, अभिज्ञान शाकुंतलम भी नहीं था। तो इसमें सबसे पहले जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मनु स्मृति। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मनु स्मृति हो जाएगा। और मनु स्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया वो किया गया था ए कोड ऑफ जेंटू लॉज, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। ये भी पूछ लेता है कि बताइए मनुस्मृति का अनुवाद किस नाम से किया गया। तो सबसे पहला भारतीय ग्रंथ है जिसका अनुवाद किया गया। हितोपदेश का अनुवाद किसने किया था, हितोपदेश का किसने किया था, चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। गीत गोविंद का और अभिज्ञान शाकुंतलम का किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। ये आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मनुस्मृति होगा। यानी कि मनुस्मृति वह ऐसा पहला ग्रंथ है जिसका संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और उसका नाम रखा गया ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। अगले सवाल पे आते हैं। चलिए, बहुत आसान सवाल है, पिछले वीडियो में भी इसके बारे में एक बार चर्चा कर चुके हैं हम लोग। चलिए, किसके द्वारा असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो सबसे पहले तो हम फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। सवाल पे ध्यान देना, असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में और ये स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में किसकी स्थापना की, फोर्ट विलियम कॉलेज की। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा अपना, लॉर्ड वेलेजली आ जाएगा। इसमें असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया था और इसी में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए भी प्रावधान किया था कि उस समय जो भारत के सिविल सर्विस अधिकारी होते थे, जो सिविल सेवक होते थे, उनके लिए प्रशिक्षण का काम भी कहाँ किया जाएगा, यहीं पर कराया जाएगा। उसके बाद में उस समय पश्चात यानी कि 2 साल बाद 1802 ईस्वी में इस कॉलेज को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया और 1806 से दोबारा से सिविल सेवकों का प्रशिक्षण इंग्लैंड में ही निर्धारित किया गया उसके बाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, लॉर्ड वेलेजली आएगा, ध्यान रखना। राजा राम मोहन राय, लॉर्ड मैकाले और चार्ल्स विल्किंसन इसके ऑप्शन में नहीं आएंगे। अगला सवाल, देखिए, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में किसने लागू किया था। तो सवाल के आंसर पे पहुंचने से पहले हमें यह जानना है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्या है। देखिए, जब 1813 में 1 लाख रुपए की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया था तो उसी समय विवाद उत्पन्न हुआ था कि इन पैसों को कहाँ खर्च किया जाए और उसी तरह लोक शिक्षा समिति 2 भागों में बट गई थी। तो जो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था लॉर्ड मैकाले, तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा में भारतीय लोगों को शिक्षा देना चाहता था, लेकिन अंग्रेजी माध्यम में भारतीय लोगों को शिक्षित करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, 1 लाख रुपए में काम होगा नहीं। तो इन्होंने बीच का रास्ता निकाला, इन्होंने कहा कि हम अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को अपनाते हैं और इस सिद्धांत के तहत शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाएगी और यहीं से शिक्षा छन छन करके कहाँ जाएगी, समाज के सामान्य जनता तक पहुँचेगी। इसे ही कहा जाता है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में किसने लागू किया था, जॉर्ज ऑकलैंड ने लागू किया था। लेकिन भारत में इसका सर्वाधिक प्रसार किसके समय पर हुआ, किसने किया, लॉर्ड मैकाले ने किया। ये दोनों प्रश्न याद रखना कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को भारत में किसने क्रियान्वित किया था, तो लॉर्ड मैकाले ने, और सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में किसने लागू किया था, तो जॉर्ज ऑकलैंड ने। एच.टी. प्रिंसेप उसी लोक शिक्षा समिति के सचिव थे और ये हिंदी भाषी या देसी भाषा में लोगों को शिक्षा देने के समर्थक थे।
लेकिन इनकी बात को माना नहीं गया और लॉर्ड मैकाले की बात को मान लिया। इसी तरीके से अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत लागू हो गया। अगला सवाल, देखिए सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार, कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। पहला आंसर है मैकाले की शिक्षा नीति को, दूसरा है चार्ल्स वुड का डिस्पैच यानी कि उसका घोषणा पत्र, तीसरा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और सैडलर आयोग 1917। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर, तो देखिए पहली बार 1854 से पहले क्या हुआ था कि प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया और वो भी शिक्षा का माध्यम क्या था, अंग्रेजी था। लेकिन 1854 में जब चार्ल्स का डिस्पैच आया तो उसमें कुछ सुझाव दिए गए और प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर ज्यादातर क्या किया गया, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। और ये कौन से उसमें सुझाव दिए थे, ये चार्ल्स वुड ने सुझाव दिए थे। 1854 में चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया था और इन्होंने इसे ही क्या कहा जाता है, भारत में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को या चार्ल्स वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला सवाल, चलिए दिख रहा होगा शायद आपको सवाल। अब दिख रहा होगा। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि कुछ आयोग दे रखे हैं और उन आयोगों में कौन उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो देखिए पहला है चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये कब आया था, 1854 में। तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था, डलहौजी था, ये सही है, तो ये तो सुमेलित हो गया। इसके बाद में हंटर आयोग, हंटर आयोग के समय लॉर्ड रिपिन थे और लॉर्ड रिपिन 1882 में ही भारत के गवर्नर थे, तो ये भी सही है। तो रेले आयोग, रेले आयोग के आगे दे रखा है लॉर्ड रीडिंग और सैडलर आयोग के आगे दे रखा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1917। तो देखिए रेले आयोग इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब रेले आयोग को गठित किया गया था 1902 में, तो 1902 में अपने यहाँ कौन गवर्नर थे, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन अगर इसके सामने सही आता तो ये आंसर ठीक था, लेकिन सुमेलित नहीं है, इसका मतलब ये वाला कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच के समय पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। हंटर आयोग के समय पे लॉर्ड रिपन था। रेले आयोग के समय पे लॉर्ड रीडिंग न होकर के कौन था, लॉर्ड कर्जन था। और सैडलर आयोग के समय पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हमारा रेले आयोग होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए निम्नलिखित में से किस आयोग के तहत कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो देखिए पहला दे रखा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, दूसरा है हंटर शिक्षा आयोग, तीसरा है सैडलर विश्वविद्यालय और चौथा है चार्ल्स वुड का डिस्पैच। तो हमें इसमें बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। चलिए तो देखिए जब चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था तो इन्होंने एक सिफारिश की थी कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में भी क्या किए जाएं, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। और उन्हीं की सिफारिशों को सरकार ने लागू करके क्या किया, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 प्रेसिडेंसी कॉलेज खोले जिन्हें विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। और ये कथन किसका था, चार्ल्स वुड का डिस्पैच। तो इसमें क्या दे रखा है सवाल कि किस आयोग के तहत कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो अपना आंसर क्या होगा, चार्ल्स वुड का डिस्पैच। ठीक है, चलिए अगला सवाल।
अगला सवाल है आपका कि भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहाँ ओपन किया गया या कब और कहाँ स्थापित किया गया। तो पहला ऑप्शन है 1928 में इलाहाबाद, 1887 में बंगलौर, 1882 में पंजाब और 1887 में कोलकाता। तो देखिए विधि विश्वविद्यालय यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर ओपन की गई, ये ओपन की गई थी बंगलौर में 1887 में। ठीक है, तो ये कथन आपको याद रखना है कि इसका फैक्चुअल सवाल है कि लॉ यूनिवर्सिटी भारत में कहाँ स्थापित की गई, 1887 में बेंगलोर में। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस आयोग के सदस्य दो भारतीय, एक तो आशुतोष मुखर्जी और दूसरे जियाउद्दीन अहमद थे। अब हमें इसमें से ये बताना है कि अभी तक जितने भी आयोग अंग्रेजों ने गठित किए शिक्षा के लिए, उनमें से पहली बार किसी आयोग में दो भारतीय व्यक्तियों को शामिल किया गया था, तो वो आयोग कौन सा था हमारा। तो देखिए एक आयोग गठित किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं के समाधान के लिए, और उस आयोग से इसकी सिफारिशें मांगी थी। तो वो आयोग कौन सा था, उसका हमें ये आंसर देना है। तो देखिए उस आयोग का नाम था सैडलर आयोग। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा कि सैडलर आयोग में, और सैडलर आयोग कब गठित किया गया था, 1917 में गठित किया गया था। तो 1917 में सैडलर आयोग से क्या सिफारिशें मांगी थी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया गया, और इसी में पहली बार दो भारतीय लोगों को शामिल किया गया था। अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि सैडलर आयोग में किन दो भारतीयों को शामिल किया था। तो पहला तो आशुतोष मुखर्जी और दूसरा जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। उसके बाद में दूसरा आयोग आ रहा है हंटर आयोग। तो हंटर आयोग इसमें पूछा नहीं गया, लेकिन आपको इसकी सन याद रखनी है कि हंटर आयोग कब गठित किया गया था, 82 में गठित किया गया था। सार्जेंट योजना जो आई थी ये आई थी 1944 में, ये सन याद रखना। और वर्धा योजना 1937 में। ये तीनों की अगर डेट याद है तो हो सकता है कि आगे प्रश्न में क्या पूछ ले, सन पूछ ले, इसकी भी सन पूछ ले कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब स्थापित किया गया, तो 1917 में। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ये। लेकिन ये भी याद रखना कि सैडलर आयोग में तो भारतीय शामिल थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इनके नाम भी आपको अच्छे तरीके से याद रहने चाहिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना तथा उनकी कार्य क्षमता के बारे में सुझाव देना था। तो देखिए 1902 ईस्वी में एक आयोग गठित किया गया था और उस आयोग का नाम था रेले आयोग। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था 1902 में, और इनसे सुझाव मांगा गया था क्या कि आप विश्वविद्यालय की जो स्थिति है, उनकी कार्य क्षमता है, उसके बारे में हमें सुझाव दोगे, सिफारिशें सौंपोगे। तो इसी तरीके से इन्होंने जब अपनी सिफारिशें सौंपी तो इसी के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1904। रेले आयोग कब गठित किया गया, 1902। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेले आयोग। ठीक है, इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को याद रखना है। अगला सवाल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं कि भारत में पहली बार, निम्न में से पहली बार प्रति व्यक्ति आय का वैज्ञानिक आकलन किया था। इसमें पूछ रहा है प्रति व्यक्ति आय का वैज्ञानिक आकलन। और पिछले वाले लेक्चर में सवाल था कि द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, दादा भाई नेहरू जी ने। उसी के साथ में मैंने इसको डिस्क्राइब किया था। तो देखिए VKRV राव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1931-32 में पहली बार प्रति व्यक्ति आय का वैज्ञानिक आकलन किया था।
और दादा भाई नेरोजी ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने भारत की पहली बार प्रति व्यक्ति आय को प्रदर्शित किया था। और उस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी? 20 रुपये थी। और इस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 60 से 62 रुपये हो गई थी। ठीक है, तो 2 सवाल बनेंगे कि भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जिसने प्रति व्यक्ति आय का सर्वप्रथम आकलन किया था, तब तो आंसर आएगा हमारा दादा भाई नेरोजी। और यह पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति आय का सर्वप्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने प्रस्तुत किया, तो वी राव ने। इस तरीके से हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये बहुत शानदार सवाल है, पूछा भी गया है पिछले एग्जाम में एक बार। सवाल क्या है कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा नदी के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु को ले लेती है और फिर टेम्स नदी के किनारों पर निचोड़ देती है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस का है? तो देखिए, ये कथन लिखा गया है औपनिवेशिक नीतियों के तहत। यानी कि औपनिवेशिक नीतियां क्या थी कि अंग्रेजों ने भारत में जितनी भी नीतियां लागू की थी उन सबका एक ही उद्देश्य था कि भारत से ज़्यादा आर्थिक लाभ कमाया जाए। तो आर्थिक लाभ कमाने के साथ साथ वो क्या चाहते थे कि भारत से जो कच्चा माल भारत में उत्पादित हो रहा है वो सीधे तौर पर कहाँ पहुँचे? इंग्लैंड पहुँचे। और वही पका हुआ माल फिर भारत से कहाँ आ जाए? इंग्लैंड से कहाँ आए? भारत के बाजार में आ जाए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, भारत से बहुत कीमती वस्तुओं का दोहन करके यहाँ से वो कहाँ ले गए? इंग्लैंड ले गए। और इंग्लैंड ले गए तो इसी तरीके से कहा जाता है कि भारत की गंगा नदी के किनारों से अच्छे सामानों को ले जा करके उन्होंने किस नदी के किनारे निचोड़ दिया? टेम्स नदी के। तो टेम्स नदी कहाँ की नदी है? इंग्लैंड की नदी है। और गंगा कहाँ की है? भारत की नदी है। तो इस तरीके से ये कथन किसने कहा था? जॉन सिल्विन ने कहा था। तो जॉन सिल्विन क्या कहता था कि हमारी जो नीतियां हैं वो इस तरीके से काम करती हैं कि यहाँ की सारे माल को ले जा करके कहाँ छोड़ देती है? टेम्स नदी के किनारे छोड़ देती है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? जॉन सुल्विन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये तो अभी मैंने बताया था, इसको डिस्क्राइब भी किया था थोड़ा सा, कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। तो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। और चार्ल्स विल्किंसन इस समिति के क्या थे? सदस्य थे, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या किया था? संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और भागवत गीता का इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी से संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया। और जो विलियम जोन्स हैं, विलियम जोन्स ने किसका अनुवाद किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का। और उन्होंने 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सदस्य पूछा जाए तब क्या आएगा? चार्ल्स विल्किंसन आएगा। ठीक है, तो ये हो गए इस तरीके से हमारे 15 सवाल। और एक सवाल आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, सवाल क्या है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो जल्दी से जल्दी अपने सभी लोग आंसर भेजें। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।